हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संदीप आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल नथिंग इम्पॉसिबल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यूनिट से अधिगमनकर्ता यानी कि लर्नर के टॉपिक को जो है यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर अधिगमनकर्ता को शिक्षार्थी भी बोलते हैं, अध्येता भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लर्नर बोलते हैं। ठीक है, जो सीखता है, जो सीखने की कोशिश करता, उसको यहाँ पर बोला जा रहा है अधिगमनकर्ता, और लर्नर की बात की जा रही है। तो इसमें हम पूरा डिटेल में सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। वयस्क जो आपके अधिगमनकर्ता हैं, किशोर अधिगमनकर्ता, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ अधिगमनकर्ता या शिक्षार्थियों का वर्गीकरण है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो काफ़ी कुछ, हम बहुत कुछ यहाँ पर डिटेल में जानने वाले हैं इस टॉपिक से। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, ताकि इसके बीच में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि अधिगमनकर्ता या लर्नर से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है या इंपॉर्टेंट तथ्य है वो आपको नहीं पता है। वीडियो के एंड तक जो है आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर इस पहली स्लाइड में हम अधिगमनकर्ता, शिक्षार्थी, अध्येता या लर्नर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सब कुछ मैंने जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकते हैं उसको पॉइंट में मैंने लिख रखा है, और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन करके जो है वो भी बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया आपको, अध्येता का अर्थ होता है अध्ययन करने वाला। ये तो आपको स्पष्ट हो गया। अधिगमनकर्ता, लर्नर, शिक्षार्थी, अध्येता, इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन करने वाला। जैसे कि आप भी एक अध्येता हैं, अधिगमनकर्ता है, लर्नर है, और इसके साथ ही साथ शिक्षक भी एक लर्नर होता है। ऐसा नहीं कि उसके पास जो भी ज्ञान है वो सब कुछ, उससे आगे कुछ नहीं है, वो भी हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता है। तो अपने जीवन में हर एक व्यक्ति जो है लर्नर या अधिगमनकर्ता या अध्येता होता है, ये आपको याद रखना है। तो अध्येता का मतलब आपको समझ में आ गया, अध्ययन करने वाला। अब देखिए, ये बहुत ही शुद्ध हिंदी है और इसी तरह के वर्ड जो है एग्जाम में इस्तेमाल किए जाते हैं आपके क्वेश्चन में। तो इन शब्दों को आपको ध्यान देना है। बहुत ही सरल जो शब्द होते हैं वो नहीं दिए जाते हैं, आपको जानबूझ के कठिन हिंदी के शब्द दिए जाते हैं ताकि आप सोचने पे मजबूर हो जाए। तो अध्येता का मतलब अध्ययन करने वाला होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने बताया कि अध्येता को शिक्षार्थी, विद्यार्थी, अधिगमनकर्ता आदि के नाम से जाना जाता है। अब सीखने वाले को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अध्येता, जैसे कि मैंने अभी बताया, शिक्षार्थी जो विद्यार्थी होते हैं, इसके साथ साथ विद्यार्थी भी उनको बोला जाता है। अधिगमनकर्ता का मतलब जो अधिगम करने वाला है, लर्नर भी हम उसको बोलते हैं। तो इसके अलग अलग नाम हैं, वो मैंने जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको बता दिया। अध्येता को गौर करना है, ये नाम जो है इस्तेमाल होता है क्वेश्चन को पूछने में, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अध्येता का मतलब अधिगम करने वाला या अध्ययन करने वाला। अब इसके बाद से दूसरे पॉइंट में देखिए मैंने क्या बताया है, अध्येता ही शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है और शिक्षण की प्रारंभिक प्रक्रिया में अध्येता अपरिपक्व अवस्था में होता है, लेकिन धीरे धीरे वह सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों के माध्यम से चारित्रिक गुणों को आत्मसत्ता कर परिपक्वता की श्रेणी में आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक एक पॉइंट में मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए, अध्येता, ये तो आपको क्लियर होगा कि अध्येता या लर्नर या अधिगमनकर्ता किसको कहा जाता है। देखिए, अध्येता ही शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। अगर आप शिक्षक हैं, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कोचिंग्स में भी आप पढ़ा रहे हैं, तो इवन आपका जो केंद्र बिंदु कौन है, वो है आपका अध्येता या लर्नर है। आपका उद्देश्य वहीं पर कंप्लीट होगा। जो कुछ भी अगर आप पढ़ा रहे हैं वो अगर बच्चे ने अच्छे से सीख लिया, अच्छे से समझ लिया और उसका इस्तेमाल करने भी उसको आ गया, तो वहां पर जो है कैसे कहते हैं, शिक्षण आपका पूरी तरीके से सफल हो जाता है। तो केंद्र बिंदु में आपका अध्येता होता है, उसी को केंद्र बिंदु में रखकर ही जो है आपको टीचिंग या शिक्षण करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैंने बताया कि शिक्षण की प्रारंभिक प्रक्रिया में अध्येता अपरिपक्व अवस्था में आपका होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि अब बच्चा स्कूल जाता है, छोटा सा रहता है, तो अभी उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता है, किसी भी तरह का ज्ञान उसके पास नहीं होता, सब कुछ उसके मेमोरी में आपको डालना होता है। इसीलिए यहां पर बोला गया कि शिक्षण की प्रारंभिक प्रक्रिया में जो आपका अधिगमनकर्ता या अध्येता होता है वो अपरिपक्व अवस्था में होता है। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ाते हैं उसको, क्लास LKG
LKG में, UKG में, फिर उसके क्लास 1 में, फिर क्लास 2 में, इस तरीके से जैसे बच्चा ऊपर आता रहता है वैसे वैसे उसको ज्ञान होता जाता है। अलग अलग विषयों का ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, सांस्कृतिक गुणों का ज्ञान जो है उसको अपने अंदर वो डालता रहता है। फिर उसके बाद से उसके चारित्रिक गुणों को वो आत्मसत्ता करके क्या होता है, परिपक्वता की श्रेणी में आता है। जैसे कि आपने क्लास 2 में, 3 में, 4th में, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से 12th तक पढ़ाई की, फिर उसके बाद से ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद से आपने पीजी की, तो आपके पास बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर हो गया। आप अपने करियर के बारे में सोचने लगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें नेट देना है, नेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद से पीएचडी करना है, उसके बाद से मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो इस तरीके से आप परिपक्व होते जाते हैं। अगर आप इमेजिन करोगे कि क्लास 1 में जैसे आप थे, उस तरीके से आपका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है प्रेजेंट टाइम में। तो यहां पर जो है अध्ययन करते करते आप एक समय आता है कि परिपक्व बन जाते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, मैंने बताया कि यह परिपक्वता शिक्षण के माध्यम से आती है और अध्ययता में अनुशासन की प्रवृत्ति विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से विकसित होती है। अब देखिए, इस पॉइंट में मैंने बताने का प्रयास किया कि यह परिपक्वता शिक्षण के माध्यम से आती है। अब देखिए, शिक्षण दो तरीके से होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। इसमें इनफॉर्मल का मतलब होता है आपका अनौपचारिक शिक्षा और फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। तो देखिए, औपचारिक में आप जो विद्यालय, स्कूल, कॉलेज में जाकर एजुकेशन लेते हैं वो औपचारिक के अंतर्गत आ जाता है, और इनफॉर्मल जो है आपका अनौपचारिक शिक्षा, वो जो आप समाज से, दोस्त मित्र, परिवार से सीखते हैं, वो आपका अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो यह परिपक्वता शिक्षण के माध्यम से आता है, और यह शिक्षण आपका स्कूल में भी होता है, और इसके साथ साथ आपके समाज में भी होता है, और आपके परिवार में भी होता है। और अध्ययता में अनुशासन की प्रवृत्ति विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से ही विकसित होती है। तो जैसे जैसे विद्यार्थी विद्यालय में जाता है तैसे तैसे उसको अनुशासन के बारे में बताया जाता है, कैसे समाज में उठना है, बैठना है, दोस्तों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये सारा कुछ जो है गुण उनके अंदर डाला जाता है। वो कहाँ पर डाला जाता है, विद्यालय के अंदर, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ विषय के ज्ञान को भी जो है उनको दिया जाता है। तो ये सारा कुछ जो है आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, अधिगमनकर्ता या अध्येता किसे कहते हैं। इसके साथ ही साथ इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकते हैं जो आपको समझना जरूरी है, उसको मैंने यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूँ सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ भी त्रुटि या कुछ भी आपको लगता है, कोई भी क्वेरी आपका बनता है स्लाइड से या अधिगमनकर्ता से, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें, वहां पर मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए अगले स्लाइड में हम देखते हैं। अब देखिए, यहां पर हम अगली स्लाइड में शिक्षार्थियों का वर्गीकरण देखेंगे। अब देखिए, अलग अलग टाइप के शिक्षार्थी होते हैं, या विद्यार्थी होते हैं, या अधिगमनकर्ता होते हैं, ठीक है। उनके अधिगम की शैली अलग अलग तरीके से होती है, वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं। इसी प्रकार से जो है उनका वर्गीकरण किया गया है, ये आपको देखना है इस स्लाइड में। तो उम्मीद करता हूं ऊपर वाली स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी, और इस स्लाइड में हम शिक्षार्थियों का वर्गीकरण देखेंगे। अब देखिए, इसमें मैंने बताया कि शिक्षार्थियों को विभिन्न आधारों पर 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। पहला है आपका व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर जो है शिक्षार्थियों का वर्गीकरण किया गया है, कि उनकी व्यक्तिगत जो है तौर पे कैसा वो सोचते हैं, और सामाजिक विशेषता उनकी क्या है, उसके आधार पे यहाँ पर वर्गीकरण है। दूसरा है आपका अधिगम शैली के आधार पे वर्गीकरण, किस प्रकार से वो सीखते हैं। इसके बाद से आपका श्रवण के आधार पे वर्गीकरण किया गया है शिक्षार्थियों का, और उसके बाद से विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो ये वर्गीकरण हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि किस प्रकार के वो विद्यार्थी हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने शिक्षार्थी लिख लिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। शिक्षार्थी को ही अध्येता बोलते हैं, लर्नर बोलते हैं, अधिगमनकर्ता बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया। हमने बताया शिक्षार्थियों का वर्गीकरण, मैंने बताया आपको कि शिक्षार्थियों को विभिन्न आधारों पे 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला मैंने बताया व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पे, दूसरा मैंने बताया अधिगम शैली के आधार पे वर्गीकरण है, तीसरा मैंने बताया श्रवण के आधार पर वर्गीकरण है, चौथा मैंने बताया विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया। आइए इसमें आगे देखते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पे जो आपका पहला वर्गीकरण है शिक्षार्थियों का, उसे देखेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि शिक्षार्थी निर्देशात्मक उद्देश्यों की योजना बनाने में सहायता करते हैं, जो प्रशिक्षण या निर्देशात्मक निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अब देखिए, जो शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, लर्नर होते हैं, जो निर्देशात्मक उद्देश्य होते हैं, उनकी योजना बनाने में जो है शिक्षक की एक तरह से सहायता करते हैं, जो कि प्रशिक्षण या निर्देशात्मक निर्णयों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे कि अब शिक्षार्थी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो सीख रहा है, किस प्रकार से सीखने में उसको मदद मिलती है, तो उसी प्रकार से हम योजना बनाते हैं और उसको प्रशिक्षण देने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से
निर्देशात्मक निर्णयों को लेने में काफ़ी मदद मिलती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद से मैंने बताया कि सामाजिक कारकों को मुख्य रूप से निम्नलिखित रूप से सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे कि अभी मैंने बताया ऊपर, सामाजिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण और व्यक्तिगत आधार पे। तो इसमें सबसे पहले आपका सामाजिक विशेषताओं के आधार पे ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसको आपको देखना है। पहला है आपका अवस्था एवं परिपक्वता के स्तर पे, फिर उसके बाद से दूसरा है विषय के प्रति मनोदृष्टि एवं प्रेरणा, और उसके बाद से तीसरा है आपका व्यावसायिक अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं, और चौथा है आपका विशेष प्रतिभा, और पांचवें नंबर पे आपका है यांत्रिक निपुणता, और 6 नंबर पे आपका विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता। एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सामाजिक विशेषताओं के आधार पर सबसे पहले तो अवस्था और परिपक्वता का स्तर उसका क्या है, लर्नर का, उस प्रकार से जो है उसको कैटेगराइज किया जाता है, अलग किया जाता है, किस प्रकार की मतलब किस उसका मतलब एज क्या है बेसिकली, और कितना वो जानता है अपने एज के अकॉर्डिंग, उस आधार पे आप अलग उसे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है दूसरा है आपका विषय के प्रति मनोदृष्टि एवं प्रेरणा। तो सब्जेक्ट के प्रति किस प्रकार का उसका मनोदृष्टि है, किस प्रकार से वो सब्जेक्ट को सीखना चाहता है, प्रेरित हो रहा है उसके प्रति। तो इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है, मतलब वर्गीकरण करने में इन फैक्टरों का आपको ध्यान रखना है, ये बात मैं बता रहा हूं। इसके बाद से तीसरा मैंने बताया था व्यावसायिक अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं। जो आपके व्यावसायिक अपेक्षाएं हैं, आप इंडस्ट्री में फिट हो सकते हैं और उसके हिसाब से क्या आकांक्षाएं हैं, ये आपका एक फैक्टर है। और विशेष प्रतिभा भी एक यहाँ पर फैक्टर आपका बनता है सामाजिक विशेषताओं के आधार पे जब वर्गीकरण आप करते हैं। हर बच्चा आपको पता है कि अलग टाइप का होता है, किसी में विशेष प्रतिभा होता है जिसको हम प्रतिभाशाली बालक या विद्यार्थी कह सकते हैं। उसके बाद यांत्रिक निपुणता, अलग अलग तरह के मशीनों को ऑपरेट करने के संदर्भ में ये आपका है। उसके बाद से विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता, यानी कि आप अलग अलग कंडीशन में किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। अगर कोई सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम, तो किस प्रकार से आप हैंडल करते हैं, इन फैक्टर को भी यहाँ पर मेजर किया जाता है सामाजिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करने में और व्यक्तिगत आधार पे जो है वर्गीकरण करने में। तो ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पे वर्गीकरण के अंतर्गत जो भी मैंने फैक्टर आपको बताएं कि इनको आप पॉइंट कर सकते हैं और इसके बाद इसी के बेस पे जो है आप उनको अलग कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, विद्यार्थियों का या शिक्षार्थियों का या लर्नर का। तो उम्मीद करता हूं ये सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा, क्योंकि कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। आइए इसमें आगे हम देखते हैं। देखिए, यहां पर हम व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण के अंतर्गत जो है वयस्क और युवा शिक्षार्थियों के बीच में क्या अंतर होता है उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक टेबल चार्ट बनाया है। एक कॉलम में वयस्क शिक्षार्थियों के बारे में मैंने बताया, दूसरे कॉलम में युवा शिक्षार्थियों के बारे में। तो इस तरीके से आप अंतर बहुत ही आसानी के साथ स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस टेबल से आपका काम आसान हो जाता है। देखिए, वयस्क शिक्षार्थियों में सबसे पहले मैंने क्या बताया है, वो है आपका समस्या केंद्रित। तो जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं उनका पूरा ध्यान समस्या केंद्रित होता है, यानी समस्याओं को सुलझाने के ऊपर। इसके साथ ही साथ जो युवा शिक्षार्थी होते हैं, युवा विद्यार्थी होते हैं, उनका यहां पर विषय केंद्रित होता है, क्योंकि अभी उनको बहुत सारा ज्ञान लेना है, उसके बाद से ही वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। वयस्क का मतलब कि ये मैच्योर्ड है, यूजी पीजी इवन पीएचडी भी कर लिया होगा वो विद्यार्थी। तो ये जो है आपका समस्या केंद्रित होता है, यानी समस्या को ये सॉल्व कर सकता है। इसके साथ ही साथ परिणाम उन्मुख होता है आपका वयस्क शिक्षार्थी। इसके साथ ही साथ युवा आपका जो शिक्षार्थी होता है भविष्य उन्मुख होता है, अभी वो उसको अपना भविष्य बनाना है, भविष्य के बारे में वो सोचता है। इसके साथ ही साथ इसमें वयस्क शिक्षार्थी में आपका आत्मनिर्देशित, यानी खुद से निर्देशित होता है, खुद से अपने कार्य को कर सकता है, खुद से अपने गोल डिसाइड कर सकता है, मतलब एक तरीके से मैच्योर्ड है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा अगर गाइड भी नहीं किया जाए, मार्गदर्शन भी नहीं दिया जाए, तो ये अपना काम सही तरीके से कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका युवा शिक्षार्थियों में दिशा निर्देश के लिए वयस्कों पर ये निर्भर होते हैं, यानी कि इनको गाइडेंस की आवश्यकता होती है, बिना गाइडेंस के ये किसी अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब देखिए, वयस्क शिक्षार्थी में मैंने बताया नेक्स्ट में कि नई जानकारियों के बारे में संदेहास्पद होना, क्योंकि इनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, तो वो हर तथ्यों को जो है एक तरीके से संदेहपद नजरिए से देखते हैं। जबकि युवा शिक्षार्थियों में नई जानकारियों की सहजता में स्वीकार कर लेना, क्योंकि इनके पास कोई पूर्व तथ्य और ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए ये नई जानकारियों को बहुत सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, अभी सोशल मीडिया पे कोई भी तथ्य या कोई भी वीडियो वायरल होगा, उनका कोई प्रामाणिकता हो या ना हो, लेकिन ज्यादातर जो है युवा वर्ग के जो लोग होते हैं वो तुरंत उसको फॉरवर्ड आगे बढ़ाते रहते हैं, उसको शेयर करते रहते हैं। इस तरीके
तरीके से वो सारा वायरल हो जाता है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जो मेच्योर्ड लोग होते हैं, जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं, उनको पहले जांचते हैं। ऐसा नहीं कि वो वायरल कर देते हैं, मतलब उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर वो सही लगता है जानकारी तो वो आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं। देखिए इसमें वयस्क शिक्षार्थी में अगले पॉइंट में मैंने बताया कि स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये खुद से सीख सकते हैं क्योंकि ये मेच्योर्ड होते हैं, वयस्क होते हैं। और इसके साथ साथ युवा शिक्षार्थी में अन्य लोगों पर ये निर्भर होते हैं। तो उम्मीद करता हूं वयस्क और युवा शिक्षार्थी में अंतर क्या है ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए युवा का मतलब इनकी एज कम है, अभी इनको बहुत सारा कुछ सीखना है। जब वो सीखेंगे और उनका प्रयोग करना जानेंगे, उसके बाद से उससे रिलेटेड अगर कोई सिचुएशन या समस्या होती है तब ये सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन वयस्क जो शिक्षार्थी होता है उसने अपनी एकेडमिक नॉलेज, इसके साथ साथ यूजी, पीजी, इवन आगे और भी सारी एजुकेशन इन्होंने ले रखी है। इस तरीके से ये खुद से आत्म केंद्रित होते हैं, परिणाम उन्मुख होते हैं, आत्मनिर्देशित होते हैं, खुद से निर्देशित होते हैं, स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन ये सारा कुछ युवा शिक्षार्थियों में नहीं होता है क्योंकि उनको गाइडेंस की आवश्यकता होती है। वो भविष्य उन्मुख होते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, अन्य लोगों पर वे निर्भर रहते हैं। तो सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया? नहीं समझ में आए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सब कुछ क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आशा करता हूं इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए यहां पर शिक्षार्थियों के वर्गीकरण के अंतर्गत जो दूसरे नंबर पे हमारा वर्गीकरण था वो है आपका अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण। तो इसको हम देखते हैं। मतलब अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण का मतलब यह कि किस प्रकार से जो है विद्यार्थी सीखते हैं। आप सभी को पता है सबका अलग अलग जो है तरीका, कोई सुनकर ही सीख लेता है, समझ में आ जाता है। किसी को आप उसको पूरी तरीके से प्रैक्टिकल रूप में सारी चीज़ों को दिखाते हैं तब समझ लेता है, किसी को आप बोर्ड पर लिख के समझा दो तो अच्छे से समझ लेता है। तो अधिगम शैली के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण है इसको आपको यहाँ पर समझना है। देखिए इसमें मैंने बताया कि अधिगम शैली के आधार पर शिक्षार्थी जानकारी को प्राप्त एवं संसाधित करना सीखते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर शिक्षार्थी या विद्यार्थी जानकारी को पहले प्राप्त करते हैं। अब जानकारी स्कूल में वो टीचर्स के द्वारा मिल सकती है, ठीक है, तो उसके बाद से संसाधित करना, उसका प्रयोग करना भी यहाँ पर जरूरी है, करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया है कि नए शिक्षार्थियों के प्रकार एक तरफ है आपको और दूसरी तरफ आपका प्रभावी अधिगम शैली। चूंकि हम अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण को देख रहे हैं तो यहाँ पर हम शिक्षार्थियों के डिफरेंट टाइप जो है टाइप्स को देखेंगे, उनके प्रकार को देखेंगे और उन पर किस प्रकार की अधिगम शैली प्रभावी रहेगी उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें है आपका दृश्य संबंधी जो शिक्षार्थी के मतलब दृश्य संबंधी जो विद्यार्थी होते हैं, जो देख कर ही जो है अच्छे से सीख सकते हैं। उनको चित्रों, डायग्राम्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है उनको सिखाने के लिए। तो उसके लिए जो है चित्र और प्रदर्शन जो है अधिगम शैली काफ़ी प्रभावी रहेगी। अगर बच्चा देख के सीखता है, चित्रों के माध्यम से सीखता है तो आपको चित्र और प्रदर्शन जो अधिगम शैली है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद से दूसरा है श्रवण संबंधी। अगर सुनकर सीखने वाले विद्यार्थी हैं तो उनके लिए शब्द और ध्वनि काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, अधिगम शैली का इस्तेमाल होता है। उसके बाद से अगला है इसमें सहज ज्ञान संबंधी। जो सहज तरीके से ज्ञान को तुरंत जो है स्वीकार कर लेते हैं तो उनके लिए जो है अंतर्दृष्टि और आंतरिक अनुभूति की अधिगम शैली को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद से आगमनात्मक, यहाँ पर तो आगमनात्मक प्रकार के अगर शिक्षार्थी हैं, पहले हम अवधारणाओं के एग्जाम्पल्स को देकर जो है विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करते हैं, यानी तथ्यों से अवधारणाओं को विकसित करना जो है इस प्रकार के अधिगम शैली का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आगमनात्मक प्रकार के शिक्षार्थी होते हैं जिनको पहले एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको, उसके बाद से जो है उनको अवधारणाओं की तरफ ले जाना होगा। उसके बाद से है निगमनात्मक। ये सबसे पहले इसमें पहले सिद्धांतों के या अवधारणाओं के बारे में बताया जाता है, उसके बाद से तथ्यों की तरफ जो है बच्चों को या विद्यार्थियों को ले जाने का प्रयास होता है। यानी अवधारणाओं से तथ्यों की ओर ले जाना वो आपका निगमनात्मक जो है प्रकार के शिक्षार्थियों के अंतर्गत आपका आता है, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं इतना सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण को हम देख रहे थे। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि अधिगम शैली के आधार पर शिक्षार्थी जानकारी को प्राप्त करना एवं उसको संसाधित करना सीखते हैं। इसके बाद से मैंने नए शिक्षार्थियों के प्रकार और उन पर किस प्रकार की अधिगम शैली प्रभावी रहेगी उसको बताने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहेगा तो जरूर आप पूछिएगा। आइए आगे देखते हैं इसमें। देखिए इसमें कुछ आपका बच गया था, जैसे शिक्षार्थियों का प्रकार और आपका जो प्रभावी अधिगम शैली है, तो उसमें 3-4 और यहाँ पे पॉइंट बच चुके हैं, तो उसको भी आप देख लीजिए।
यहाँ पर नेक्स्ट है सक्रिय। तो सक्रिय प्रकार के जो आपके शिक्षार्थी या विद्यार्थी होते हैं उनको भौतिक गतिविधियों में जो है भौतिक गतिविधि की जो अधिगम शैली होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्रैक्टिकल चीज़ों को देख के उनको सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट है चिंतनशील प्रकार के अगर विद्यार्थी हैं तो विचार विमर्श और आत्मनिरीक्षण की अधिगम शैली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तथ्यों पर विचार विमर्श करना, आत्मनिरीक्षण का मतलब कोई टास्क दे दिया, कोई तथ्य दिया, उस पर आप निरीक्षण करिए, उसकी जांच करिए। अगर चिंतनशील प्रकार के विद्यार्थी हैं तो आप इस तरह के अधिगम शैली का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद से है आपका क्रमिक प्रकार के अगर विद्यार्थी या शिक्षार्थी हैं तो संबंधित चरणों की श्रृंखला, यानी कि स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं, उनको जानने का, तो उनके लिए जो है संबंधित चरणों की श्रृंखला के अधिगम शैली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद से वैश्विक स्तर के अगर शिक्षार्थी हैं तो उनको समग्र दृष्टिकोण के अधिगम शैली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी के जो बचे आपके टाइप्स थे उनको मैंने यहाँ पर क्लियर कराने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ कि सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर भी मैं बोलता हूँ एक बार कि अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। देखिए वीडियो में आप सभी फीडबैक नहीं देते, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो भी फीडबैक दीजिए, कुछ गलत लगता है उसके बारे में भी बताइए। ऐसा नहीं कि मैं शिक्षक हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझसे गलती नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से फीडबैक देते हैं तो हम कंटेंट को और भी इंप्रूव करेंगे और भी अच्छा करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा मिले। यही हम लोग का पूरी तरीके से उद्देश्य है। तो उम्मीद करता हूँ सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पे हमारा था श्रवण के आधार पे वर्गीकरण। जो शिक्षार्थियों का हमारा वर्गीकरण चल रहा था उसके अंतर्गत तीसरे नंबर पे हमारा था श्रवण के आधार पे वर्गीकरण। तो इसको हम देखते हैं। सारा कुछ मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है, एक एक पॉइंट मैं पढ़ूंगा, उसके बाद से इसको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया सक्रिय श्रवण एवं, देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है तो इसको आप क्लियर करिएगा। यहाँ पे सारा कुछ ये पॉइंट है, सक्रिय श्रवण है और सक्रिय श्रवण जो होता है आपका, यह श्रवण उद्देश्य पूर्ण होता है। देखिए अब इस प्रकार का आपका श्रवण जो है आप एक तरीके से लेक्चर में भी आप देख सकते हैं। कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें कोई चीफ गेस्ट आता है, वो अच्छी बातों को बताता है तो वो भी आप सुन सकते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं यह उद्देश्य पूर्ण होता है सक्रिय श्रवण, जहाँ पे आप सक्रियता के साथ किसी चीज़ों को सुनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सक्रिय श्रवण अच्छे से क्लियर हो गया। जैसे कि अभी आप देखिए सक्रियता के साथ जो है आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, तो यह आपका उद्देश्य पूर्ण है। उद्देश्य क्या है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। ये टॉपिक क्लियर होगा तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। जब आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे तो आपका रिजल्ट या परिणाम भी बेहतर होगा। जब परिणाम बेहतर होगा तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो यही आपका मेन उद्देश्य है। इसके बाद से देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया आपको समानुभूति श्रवण। अब देखिए यह सक्रिय श्रवण का ही एक रूप होता है जिसमें दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयत्न किया जाता है। समानुभूति श्रवण, समान मतलब आमने, जो भी सामने अगर कोई व्यक्ति है या कोई विद्यार्थी है तो ऐसी स्थिति में जो है हम उस दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयत्न करते हैं समानुभूति श्रवण के अंतर्गत। और यह जो है आपका सक्रिय श्रवण का ही एक रूप होता है, यह भी आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण। तो देखिए इससे श्रोता वक्ता के संदेश की परिशुद्धता और सार्थकता और उपयोगिता का मूल्यांकन करता है। किसके अंतर्गत? मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण। तो अब ये तभी आप कर पाएंगे जब आप जिस भी तथ्य पे अगर आपका बातचीत हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी हो, तभी आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तभी जो है आप उसकी परिशुद्धता और सार्थकता और उपयोगिता का मूल्यांकन कर पाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर यही समझना है कि मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण की जब बात हो तो आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत श्रोता या वक्ता के संदेशों को, यानी श्रोता या आप सुन रहे हैं, श्रोता हैं, मैं वक्ता हूं, बोल रहा हूं, तो मेरे संदेशों को आप उसकी परिशुद्धता को, सार्थकता को और उपयोगिता का आप मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके बाद से अगला है आपका सराहनात्मक श्रवण है आपका। तो इसमें मनोरंजन, मानसिक रूप से आराम देने वाली, भावात्मक रूप से उद्दीपक करने वाली जानकारी को सम्मिलित किया जाता है। उद्दीपक का मतलब जो आपको सीखने के लिए या किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। जैसे आपके लिए नेट एग्जाम क्लियर करना, वो आपके लिए उद्दीपक है, ठीक है। तो सराहनात्मक श्रवण के अंतर्गत जो है मनोरंजन, मानसिक रूप से आराम देने वाली, भावात्मक रूप से उद्दीपक करने वाली जानकारी को सम्मिलित किया जाता है। इस तरह की जानकारी पे जो है यहाँ पर बातचीत होती है या श्रवण आप सुनते हैं उन चीज़ों को। जैसे कोई कॉमेडी कर रहा है, जैसे आप कोई मनोरंजन कार्यक्रम सुन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सारा कुछ सराहनात्मक श्रवण के अंतर्गत आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
देखिए, मैं अपने तरफ से बहुत ही अच्छे से प्रयास कर रहा हूं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है एक एक पॉइंट्स एक एक शब्द को अच्छे से क्लियर करूं। नहीं समझ में आए तो आप जरूर पूछिएगा। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि उद्देश्य मेरा तभी कंप्लीट होगा जब आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इसलिए मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा जरूर। आइए इसमें आगे देखते हैं। अब इसमें आपका लास्ट वन आ जाता है शिक्षार्थियों के वर्गीकरण में। जो लास्ट में था आपका विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण, उसको हम देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। विचार शैली का मतलब अलग अलग शिक्षार्थियों का अपना अलग अलग विचार होता है कि नहीं। आप सभी के विचार एक जैसे तो होते नहीं है, सबके अलग अलग विचार होते हैं। किसी के विचार एक साथ मैच करते हैं और किसी के साथ एक साथ विचार जो है नहीं मैच करते हैं, तो वहाँ पर विभेद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये उचित नहीं होता है। ठीक है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें मैंने बताया कि शिक्षार्थियों को अलग अलग सोच और शैली होती है। यहाँ पर जाहिर सी बात होती है, सभी के साथ हमारा अच्छा संबंध नहीं होता है क्योंकि हमारे विचार अच्छे से नहीं मिल पाते हैं। इसके बाद से मैंने बताया कि जिनका निम्नलिखित प्रकार से वर्णन किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि किसी भी शिक्षार्थी के विचार जो है कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ मैच खाए। किसी को जो है लाइब्रेरी में घंटों घंटों पढ़ना पसंद है, अगर आप घूमने के शौकीन है, विद्यार्थी हैं, तो आपका उसके साथ नहीं बनने वाला, क्योंकि वो किताबी कीड़ा है या जो भी कह लीजिए, वो पढ़ने में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है, इसलिए लाइब्रेरी में ज़्यादा समय बिताता है। आपको ग्राउंड में जाकर खेलना पसंद है, मतलब खेलने, तो इस तरीके से आपके विचार नहीं मेल खाएंगे। अगर कोई बच्चा जो है खेलना और बाहर घूमना पसंद है तो उसके साथ आपके विचार मिल सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ना जाना चाहते हैं, उस तरह के विद्यार्थी आपको मिलते हैं, यानी उसके विचार और आपके विचार मिल रहे हैं। ठीक है, यहां पे इतना आपको क्लियर हो गया। देखिए, सबसे पहले यहां पर मैंने बताया कि चिंतनशील विचारक, यानी कि जो विद्यार्थी चिंतनशील होते हैं, किसी के बारे में चिंता करते हैं, सोचते हैं, उस तरह के विद्यार्थियों की हम बात कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको जानना आपको जरूरी है। चूंकि हम यहां पर विचार शैली के आधार पर विद्यार्थियों का वर्गीकरण या शिक्षार्थियों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो ये आपको समझना जरूरी है। देखिए, इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि यह सदैव विषय वस्तु के संबंध में नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अगर चिंतनशील विचारक प्रकार के विद्यार्थी या शिक्षार्थी हैं, तो उनके बारे में ये सारा कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। तो इसको आपको समझना है कि यह सदैव विषय वस्तु के संबंध में नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अगर कोई चिंतनशील टाइप का आपका दोस्त ही है, तथ्यों के बारे में काफ़ी सोचता है, तो वो हमेशा चाहता है कि विषय वस्तु के संबंध में कुछ नई इंफॉर्मेशन उसको मिलती रहे। ये आपको याद रखना है। तो अगर इस तरह का कुछ उसका लक्षण दिख रहा है आपको, तो समझ लीजिए चिंतनशील विचारक टाइप का वो आपका दोस्त है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में आपका कि यह नई जानकारी को अतीत के अनुभवों से जोड़ने की चेष्टा करता है या प्रयास करता है। तो इस टाइप के जो विद्यार्थी होते हैं, वो नई जानकारी, जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, उसको अतीत के अनुभव, यानी अतीत में जो कुछ भी उसने सीखा है, उससे जोड़ने का ये प्रयास करते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि यह सदैव तर्क जानने का प्रयास करते हैं, यानी किसी भी चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेना, उसके बारे में तर्क करना, तर्क करके जानने का प्रयास करना। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इनमें सीखने के दौरान भावुकता का अंश होता है। जब भी सीखते हैं तो इमोशनली चीज़ों को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ जो एक तरीके से कह लीजिए कि लक्षण है चिंतनशील विचारक प्रकार के। अगर शिक्षार्थियों की आपको पहचान करना है तो ये उनके कुछ लक्षण है, इससे आप उनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि चिंतनशील विचारक प्रकार के जो शिक्षार्थी हैं, उनको आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, आपको उनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये लक्षण आपको दिखते हैं अपने दोस्तों में या किसी और जो है विद्यार्थी में, तो आप समझ लीजिए कि इस टाइप का वो विद्यार्थी है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्लाइड में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। अब देखिए, इसमें आगे हमारा है रचनात्मक विचारक, यानी रचनात्मक टाइप के जो क्रिएटिव माइंडसेट के जो शिक्षार्थी होते हैं। अब उनके कुछ लक्षण जो होते हैं जिससे आप उनको पहचान कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको भी देख लेते हैं। चूंकि हम यहाँ पर विचार शैली के आधार पे जो वर्गीकरण है उसको कर रहे हैं विद्यार्थियों का, तो यहाँ पर हम क्रिएटिव माइंडसेट के जो विद्यार्थी होते हैं उनके कुछ लक्षण को जानने का प्रयास करेंगे, जिससे आप उनकी पहचान कर सकते हैं। पहले देखिए, बताया मैंने कि इनमें नई जानकारी के साथ क्रीड़ा भाव होता है, यानी कोई भी नई इन्फॉर्मेशन अगर इनको पता चलता है या उसके बारे में जानते हैं तो उसके साथ वो खेलने का जो है प्रयास करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्रीड़ा भाव दिखाया गया है, मतलब क्रिएटिविटी करना चाहते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला तो उसको ऐसे ही सहज तरीके से नहीं, उसमें कुछ क्रिएटिव माइंडसेट अपना लगा देना है। जैसे कि आप उनको कोई टॉय दे रहे हैं, कोई गैजेट दे रहे हैं, तो अगर क्रिएटिव माइंडसेट का अगर वो विद्यार्थी है तो कुछ उसमें छेड़खानी करके उसको कुछ मॉडिफाई कर देना, तो अपने क्रिएटिव माइंड का वो इस्तेमाल कर लेता है। फिर उसके बाद से देखिए, दूसरा जो यहाँ पे आपका है वह है यह तर्क जानने का प्रयास करते हैं, उसके पीछे का तर्क, आखिर वो ऐसा क्यों है। क्रिएटिव माइंडसेट के अगर आप हैं तो अगर मोबाइल आपको मिल गया, आपको उसके बारे में अगर कुछ सारी सेटिंग नहीं पता तो आखिर उसमें ये सेटिंग क्यों दी है, वो कैसे ऐसे काम कर रहा है, तो सारा कुछ जानने का आपके अंदर
जिज्ञासा रहता है, या अगर क्रिएटिव माइंडसेट के आप शिक्षार्थी हैं। इसके बाद से आगे इसमें है कि समस्याओं के स्वयं द्वारा विकसित समाधान की चेष्टा करते हैं। देखिए, समस्याओं के स्वयं द्वारा, अगर कोई समस्या है तो स्वयं के द्वारा जो है विकसित समाधान की ये चेष्टा करते हैं, यानी खुद से उसके समाधान को जो है निकालने का प्रयास करते हैं इस टाइप के शिक्षार्थी। इसके बाद से आगे है आपका, यह अल्पमार्गी समाधान में भी विश्वास रखते हैं। अल्पमार्गी का मतलब शॉर्ट टाइम में किसी चीज, कोई प्रॉब्लम है तो बहुत लंबा नहीं सोचना उस पर, शॉर्ट टाइम में या शॉर्ट तरीके से कैसे उसको जो है सॉल्व किया सकता है, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यह अल्पमार्गी समाधान में विश्वास रखते हैं क्रिएटिव माइंडसेट के शिक्षार्थी। तो ये सारे लक्षण आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और ये लक्षण अगर किसी भी व्यक्ति में या किसी भी विद्यार्थी में, शिक्षार्थी में, अपने दोस्तों में मिलती है तो आप समझ लीजिए वो क्रिएटिव माइंडसेट का यहाँ पर बालक है या शिक्षार्थी है। कुछ चीजें मिल जाएंगी नहीं, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर लक्षण है जिसको आपको जानना जरूरी है। इसके बाद से है आपका व्यवहारिक विचारक, यानी कि व्यवहारिक टाइप के जो शिक्षार्थी होते हैं उनके क्या लक्षण है, उनको आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, इसमें मैंने बताया कि यह सदैव तथ्यात्मक जानकारी की तलाश करना चाहते हैं। तथ्यात्मक का कॉन्सेप्चुअल, तथ्यात्मक, उनको कोई ऐसा नहीं क्रिएटिविटी की कहीं से शॉर्टकट ऐसे ले लिया इस तरीके से। तथ्यात्मक वो थ्योरी वाली जो चीजें होती है मोटी मोटी, समझ लीजिए, उनको ये पढ़ने पे ज्यादा जोर देते हैं। इसके बाद से आगे है कि यह अपना कार्य करने के लिए सबसे सरल और कारगर उपाय का शोध करना चाहते हैं। इसका मतलब यहां पर है कि जब भी अपना इनको कार्य करना होता है तो उसके लिए सरल और कारगर उपाय का जो है शोध, यानी रिसर्च करने के बाद जो है उस तरीके के उपाय को ये ईजाद करने पे जो है काम करते हैं आपके जो व्यवहारिक टाइप के जो शिक्षार्थी होते हैं। इसके बाद से आपके आगे इसमें है कि वह तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक अपने नए कौशल का अपने कार्य में उपयोग नहीं करते। यानी कि इस तरह के जो विद्यार्थी आपके होते हैं वो तब तक संतुष्ट नहीं होते हैं जब तक वो अपने नए कौशल हैं, जो भी उसने नए कौशल या हुनर को सीखा है उसको अपने कार्यों में उपयोग नहीं करते। अगर उनके कार्यों में उसका उपयोग नहीं होता है तब तक वो सर्टिफाइड नहीं होते, जो व्यवहारिक प्रकार के आपके शिक्षार्थी या विद्यार्थी होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारे लक्षण आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर ये सारे लक्षण अगर मिलते हैं तो समझ लीजिए कि वो व्यवहारिक टाइप का शिक्षार्थी है। तो उम्मीद करता हूं ये सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। देखिए, अब जो है यहां पर आपका लास्ट पॉइंट आपका हो जाएगा विचार शैली के आधार पे हम वर्गीकरण को देख रहे थे। इसमें अलग अलग तरीके के विद्यार्थियों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया, उनके लक्षण के बारे में जानने का प्रयास किया। उन लक्षण के हिसाब से जो है आप उनको एक तरीके से अलग कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि क्रिएटिव थिंकर्स टाइप के जो शिक्षार्थी हैं उनके लक्षण क्या हैं, तो जब उनके लक्षण आपको पता होंगे तो आप उनको ईजिली जो है अलग अलग आप वर्गीकृत उनको कर देंगे। तो इसमें लास्ट में हम देखते हैं वैचारिक विचारक, जिसको इंग्लिश में यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल थिंकर भी कहा जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया आपको कि उनके मन में पहले से ही एक विचार बना होता है और यह नई जानकारी को सहज ही स्वीकार नहीं करते, वे सदैव मन में एक बड़ी तस्वीर को लेकर चलते हैं। अब देखिए, जिनके पास पहले से ही बहुत सारा तथ्य, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होता है, तो जब कोई भी नया विचार जो है वो सुनते हैं तो उनको सहज तरीके से स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके मन में पहले से ही उसके बारे में बहुत सारे विचार या थॉट प्रोसेस, तथ्य कह लीजिए, रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और ये लक्षण अगर आपको दिखते हैं किसी भी विद्यार्थी में तो आप समझ लीजिए कि वो कॉन्सेप्चुअल थिंकर टाइप के शिक्षार्थी या विद्यार्थी हैं, वैचारिक विचारक टाइप के शिक्षार्थी हैं। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि इस प्रकार के विचारक यह जानना चाहते हैं कि जीवन में प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं, न कि केवल इतना कि अंतिम परिणाम क्या होगा। ठीक है, अंतिम परिणाम का मतलब नहीं कि बच्चे ने जन्म लिया है तो एक टाइम आएगा, एज उसका कंप्लीट होगा और वो इस दुनिया से चला जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस कैसे चल रहा है, वो जाएगा वो अलग की बात है, लेकिन ये दुनिया कैसे चलती है, ब्रह्मांड कैसे जो है वर्क करता है, अर्थ कैसे पूरा अपना अर्थ पे पूरा लाइफ चल रहा है, तो इस सारे चीज़ों के बारे में वो जानना चाहता है। ऐसा नहीं कि मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, एक अच्छी सी जॉब मिल गई और पूरी दुनिया से हम निकल लिए। ठीक है, तो इस तरीके से वो नहीं सोचता है, वो उसका कुछ अलग माइंडसेट होता है जो कॉन्सेप्चुअल टाइप के आपके विद्यार्थी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह कल्पित वस्तु जो वर्तमान में उस प्रक्रिया का भाग नहीं को भी इससे संबंधित करके सोचते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं, अब जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर
अलग अलग वैज्ञानिकों की अपनी अलग अलग थ्योरी है, जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम के संदर्भ में है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में है, और जो महाद्वीप हैं या कॉन्टिनेंट हैं वो अलग अलग कैसे दूर दूर गए उसके संदर्भ में, तो ये थ्योरी है। तो वो कैसे करते हैं, देखिए, वह कल्पित वस्तु जो कि वर्तमान में उस प्रक्रिया का भाग नहीं होती है उसको भी जो है इससे संबंधित करके सोचते हैं, उनको मतलब सोचते हैं कि ये ऐसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा, उसके बाद से ही सारा कुछ। तो वो समझ लीजिए एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल टाइप के जो है शिक्षार्थी हो सकते हैं। तो ये कुछ लक्षण थे जिसको आपको अच्छे से समझ लेना है, और ये लक्षण अगर मिलते हैं किसी विद्यार्थी में तो आप समझ लीजिए कि वैचारिक विचारक टाइप के वो शिक्षार्थी होगा या कंसेप्चुअल थिंकर वो होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। इसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिए, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता। मैं फीडबैक से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगी और भी कंटेंट को इम्प्रूव करने में। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका ही इसमें फ़ायदा है। ठीक है, आइए इसमें अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसी के अंतर्गत एक और पॉइंट है, इसको भी हम देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये आपका है रचनावादी दृष्टिकोण। ठीक है, इस टाइप के भी अब बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। रचनावादी का मतलब कुछ क्रिएट करके नया बनाना। समझ में आया आपको? इसमें देखिए मैंने बताया कि रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 5 अंतर संबंधित अवयव होते हैं, जिसको 5E दृष्टिकोण भी कहा जाता है। अब ये 5E का कॉन्सेप्ट क्या है इसको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहले ई का मतलब यहाँ पर होता है आपका एंगेज। एंगेज देखिए, जैसे मैंने एक एक पॉइंट करके मैंने अलग अलग लिखा है और इसको मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले आपका आता है इसमें एंगेज, या जिसको हिंदी में बोलते हैं संलग्न। देखिए इसमें मैंने बताया कि इसमें शिक्षक का मुख्य कार्य शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना होता है, एंगेज करना, यानी कि वो आपको उससे जुड़ा हुआ महसूस करें। अगर किसी तथ्य के बारे में आप बता रहे हैं तो वो एंगेज, अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें और सीखने के लिए वो प्रेरित हों। तो इसके अंतर्गत जो शिक्षक का मुख्य कार्य होता है वो शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली जो मैंने आपको चौथा वर्गीकरण बताया उसके अंतर्गत कह लीजिए है, चाहे एक अलग से ये पॉइंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद से दूसरे पॉइंट में मैंने बताया अन्वेषण, यानी दूसरे ई का मतलब आपका होता है एक्सप्लोर, हिंदी में अन्वेषण कहते हैं। इसमें मैंने बताया कि इसके अंतर्गत सीखने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग, सामूहिक भावना एवं कुछ सामान्य अभिज्ञाता, ये यहाँ पर टाइप में आपका मिस्टेक है, अभिज्ञाता नहीं होगा, ये अभिज्ञता होगा। ठीक है, इसे आपको याद रख लेना है। आपका यहाँ पर ये आपका होता है अभिज्ञता, अभिज्ञता ये हो गया। इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन एक्सपीरियंस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सीखने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग, सामूहिक भावना एवं कुछ सामान्य अभिज्ञता विकसित होना आदि आते हैं आपका अन्वेषण या एक्सप्लोर करने के लिए। अब पहले से आपके पास कुछ तथ्य होगा, ज्ञान होगा, तभी तो आप नए रिसर्च को कर सकते हैं। आपके पास पहले से कोई तथ्य और ज्ञान है नहीं तो आपको रिसर्च करने में दिक्कत होगी। इसलिए आप देखते हैं कि पहले आपको गहन अध्ययन किसी विषय पे करना चाहिए, उसके बाद से उस विषय से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, तभी आप उन सिद्धांतों पे या थ्योरी पे काम कर सकते हैं, अगर आपको कुछ एक्सप्लोर या रिसर्च करना। तो उम्मीद करता हूँ अन्वेषण या एक्सप्लोर आपको क्लियर हो गया। ये दूसरे ई का मतलब है। 5E को हम देख रहे हैं, दूसरे ई का मतलब आपका एक्सप्लोर है। आइए इसमें आगे देखते हैं। तीसरा जो ई है वो आपका है व्याख्या, जिसको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षार्थी में पारस्परिक विचार विमर्श, व्याख्या आदि आते हैं आपका व्याख्या या एक्सप्लेनेशन में। यानी किसी भी तथ्य के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जैसे कि कोई शिक्षक होता है, कोई टॉपिक्स होता है तो उसको एक्सप्लेन करके समझाता है। छोटे से भाग में वो दिया होता है 2-3 लाइन में, लेकिन शिक्षक अपने पूर्व ज्ञान, अपने अनुभव के आधार पर उसे एक्सप्लेन करके सहज रूप में आपको समझाने का प्रयास करता है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षार्थियों में पारस्परिक विचार विमर्श, व्याख्या आदि जो है आपका एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत आ जाता है। इसमें जो चौथा आपका ई है वो है आपका विस्तार। इसका मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलेबोरेट। ठीक है, तो प्राप्त ज्ञान को कहीं और भी लागू किया जा सकता है विस्तार के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है। जो भी ज्ञान आपको आता है या जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है, जो भी कुछ आपको पता है, उसको लागू किया जा सकता है विस्तार के अंतर्गत, एलोबरेट के अंतर्गत। इसके बाद से लास्ट में आपका जो लास्ट ई है मूल्यांकन होता है, इवेल्युएट जिसको बोलते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि प्राप्त ज्ञान का उद्देश्यों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है और आपके जो भी उद्देश्य हैं उसके अनुसार जो है आप मूल्यांकन कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपका रचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत जो भी मैंने 5 ई का कॉन्सेप्ट जो है आपको यहां पर बताया, 5 ई का मतलब क्या है उसके अंतर्गत एक एक लाइन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यहां पर ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। तो ये जो आपका अधिगम या अधिगम का नहीं, ये अधिगमन करता या लर्नर का आपका टॉपिक था, इसके अंतर्गत जो है हमने लगभग ये सारा आपका तो कंप्लीट हो गया। अधिगमनकर्ता या लर्नर के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अधिगमनकर्ता के बारे में मैंने बताया, उसके साथ साथ अधिगमन शिक्षार्थियों का जो वर्गीकरण किया गया अलग तरीके से उसको भी मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। वयस्क शिक्षार्थियों के बारे में और जो नव शिक्षार्थी हैं उनके बारे में बताने का प्रयास किया, उनके अंतर को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट बच जाता है आपका, अधिगमनकर्ता या लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उनको 1 से 2 स्लाइड में नीचे देख लेते हैं, उसके बाद से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा समय लगा लेकिन मैंने चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास किया। ये नीचे जो इनकी विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। देखिए एक स्लाइड ये है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, एक स्लाइड और इसके बाद से उसमें जो है आपका अधिगमनकर्ता या शिक्षार्थी की जो मुख्य विशेषताएं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आप एक शिक्षार्थी या अधिगमनकर्ता है, लर्नर है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो या विशेषता क्या होती हैं। तो इसमें मैं बताता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया अधिगम का मूल उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो ये एक कह लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है विशेषता होती है। अधिगम के द्वारा जो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है ये आपको याद रखना है। इसके बाद से दूसरा पॉइंट है, इसमें इसके माध्यम से शिक्षार्थी के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के आधार पर सीखने की प्रक्रिया को गति दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है, तो इसमें बेसिकली आपको ये समझना है कि सभी शिक्षार्थी एक तरीके से नहीं सीखते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके से, कोई चित्रों के माध्यम से सीखता है, कोई सुनकर सीखता है। तो शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के आधार पर सिखाने की प्रक्रिया को गति दी जाती है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर अब मैंने आगे बताया कि अधिगमनकर्ता का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ स्मरण एवं अनुभव को संगठित एवं परिष्कृत करना होता है। इस प्रकार शिक्षार्थी सदैव एक अर्थपूर्ण लक्ष्य द्वारा निर्देशित होता है, यानी खुद के द्वारा निर्देशित होता है, ये कह लीजिए। तो यहाँ पर एक उद्देश्य ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद से नेक्स्ट मैंने बताया कि शिक्षार्थी के अधिगम प्राप्ति का प्रेरणा स्रोत स्वाभाविक रुचियां, अभिरुचियां एवं अभिवृत्तियां होती हैं जो उन्हें किसी विषय या क्रियाओं को सिखाने अथवा उदासीन रहने को उद्वेलित करते हैं, यानी पुश करते हैं, उसके तरफ उनको धकेलते हैं या उनको उसके तरफ प्रेरित करते हैं। तो शिक्षार्थी के अधिगम प्राप्ति का प्रेरणा स्रोत जो है उनके स्वाभाविक रुचियां होती हैं, उनके इंटरेस्ट होते हैं। उनको किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, ठीक है, तो वो अपनी रुचियों के अनुसार ही यहाँ पर जो है उस कार्यों को करने के लिए जो है उद्वेलित उसके तरफ होते हैं। उद्वेलित का मतलब उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसमें आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके विशेषताएं उनको आप समझ लीजिए। तो ऊपर मैंने आपको लगभग 1 2 3 4 जो 4 आपकी विशेषताएं स्लाइड में मैंने क्लियर कर दिया, और आगे इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं, उसके बाद से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें आगे मैंने बताया कि शिक्षार्थियों की महत्वाकांक्षा उसकी उपलब्धि और प्रेरणा के स्तर पर ही उसके अधिगम प्रक्रिया की सफलता अथवा असफलता निर्भर करती है। तो ये भी एक उनकी विशेषता होती है कि जो भी शिक्षार्थी होते हैं उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी उपलब्धि, उनकी प्रेरणा के स्तर पर ही उनका अधिगम जो होता है पूरी तरीके से सफल होगा कि असफल होगा, वो पूरी तरीके से निर्भर करती है। यानी कि किस प्रकार का महत्वाकांक्षा की मतलब कितना इच्छा शक्ति है उनके अंदर, क्या उनकी उपलब्धि है, किस प्रकार से वो प्रेरित है, प्रेरणा का स्तर क्या है उनका, ठीक है। तो इसी पे जो है उनकी सफलता और असफलता पूरी तरीके से निर्भर करती है। इसमें आगे मैंने बताया कि शिक्षार्थी में अधिगम की इच्छा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है, ये आपको याद रखना है। जो भी विद्यार्थी या शिक्षार्थी होते हैं, लर्नर होते हैं, अधिगम की इच्छा उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं, व्यक्तिगत का मतलब आपकी एक जरूरत है, जैसे जॉब पाना आपकी व्यक्तिगत जरूरत है, तो वो आपको प्रेरित करती है पढ़ने के लिए, तभी तो आप एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। और जो भी सामाजिक आवश्यकता, यानी कोई आपको समाज के अंदर कोई प्रॉब्लम दिख रही है, उसको सॉल्व करने के लिए आप उसके प्रति अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जो है आपकी इच्छा जो है व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं से यहां पर जागृत होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से नेक्स्ट मैंने बताया कि अध्येता के प्रमुख लक्ष्यों में विद्या प्राप्ति के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास एवं चारित्रिक सद्गुणों की अभिवृद्धि जैसे तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी बस जो है ज्ञान को प्राप्त करता है, वो जो है शारीरिक व मानसिक विकास एवं चारित्रिक जो सद्गुण होते हैं, चारित्रिक जो है गुण होते हैं और अभिवृद्धि जैसे तत्वों को भी जो है सम्मिलित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ अधिगमनकर्ता प्रशिक्षण
प्रशिक्षण या निर्देशात्मक योजना निर्माण में सहायक तत्व की तरह कार्य करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो लर्नर होते हैं वो प्रशिक्षण या निर्देशात्मक योजना निर्माण में एक सहायक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। इसके बारे में मैंने ऊपर स्टार्टिंग में भी आपको बताया। तो यहां पर जो है आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। जो अधिगमनकर्ता और लर्नर का टॉपिक था ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो का सेशन जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो कुछ भी मैंने यहां पर बताया और पूरा सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। और पूरे सेशन के दौरान किसी भी टॉपिक में, किसी तथ्य में, किसी शब्द में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसके बारे में भी मैं आपसे पूछता रहता हूं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, वहां पर मैं आपका आंसर 100% दूंगा। सभी के कमेंट पढ़ता हूं, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। इसके साथ ही साथ अपना एक कीमती फीडबैक भी मुझे जरूर दीजिएगा कि वीडियो का सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी आप उसके बारे में लिखिएगा, और कुछ कमियां हैं तो उसके बारे में भी मुझे बताइए। देखिए, कोई व्यक्ति अगर आपकी कमियां बता रहा है तो आप बुरा मत मानिए, वो व्यक्ति आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि आपको जब अपनी कमियां पता चलेगी तो आप इंप्रूव करेंगे। जो आपको कहता है कि नहीं आपका सब कुछ ठीक है, तो एक तरीके से समझ लीजिए वो आपको पीछे ढकेलने का प्रयास कर रहा है। तो कमियां अगर कोई व्यक्ति बता रहा है तो वो आपका गलत काम नहीं कर रहा है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर कोई इसमें पूरे वीडियो में कोई कमी लग रही है, कुछ कमी है कि ये सर करेक्ट हो सकता है, कंटेंट और इंप्रूव हो सकता है, तो उसके बारे में अपना फीडबैक दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक ही हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। आपको पता है कि इतना सारा कुछ स्लाइड अच्छे तरीके से तैयार करना, शब्दों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाना, इसमें काफ़ी समय लगता है। तो उसके बदले कुछ भी नहीं मुझे चाहिए, उसके बदले आप एक लाइक कर दीजिए और इसके साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए दूसरे दोस्तों को, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। और इन सब का कोई चार्ज नहीं लगता है, तो आप जरूर इसे क्या करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो ये बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और वो भी टॉपिक जो है आपका या कंटेंट काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे भी बेहतर कंटेंट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।